जय हिंद। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनडीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 6 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोग चल रहे थे कि रिसर्च क्या होता है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो आज हम लोग साइंटिफिक मेथड से ही रिलेटेड और भी बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना इस बार का जो मोड है, जो एग्जाम इस बार जैसे हुआ है, वो आपका सरफेस नहीं, वो हर बार की तरीके डीप हुआ है और दिन ब दिन इसकी जो है कठिनाई स्तर इसका जो है बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, कठिनाई स्तर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम और भी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जिसमें बहुत सी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें आपकी रहेंगी, उन सब चीजों को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। तो वैज्ञानिक विधि से हम लोगों ने बात करी थी कि वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से होता है जिसके द्वारा हम क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर को एक कंट्रोल कंडीशन में जो है वैलिडेशन मतलब जनरलाइजेशन करते हैं। मतलब कि वैज्ञानिक विधि का मतलब ये होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं, उसका स्टडी करते हैं। स्टडी भी कैसे करते हैं, कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। कंट्रोल कंडीशन में करने के बाद उसका जनरलाइजेशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है, पॉइंट बताओ। वो इतने पॉइंट को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम जो है हम लोग कुछ ज्यादा मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा इन सेंस कि हम इसको और भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि इसकी बात जो है, सबसे पहले वैज्ञानिक विधि की बात किसने करी थी, इसको और किन किन चीजों में प्रयोग किया जाता है, तमाम तरीकों की। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या है आपकी आज डेट, क्या है आपकी 28 की 29 है? सर आज 29 है सर। 29 है। ठीक है, यूनिट हम लोग कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट हम लोग 6 डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च। ठीक है, रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक, रिसर्च इन एजुकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक, साइंटिफिक मेथड। अब हम लोग जो पिछली क्लास हम लोगों ने बात करी थी, उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़कर इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन का नाम आता है कि फ्रांसिस बेकन ने क्या किया था। तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग लिख लीजिएगा आप लोग, सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने किया था। किसका प्रयोग किया था? साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया था। इसमें क्या क्या चीजें थी? इसमें इन्होंने इस प्रक्रिया में इन्होंने अनुभवजन्य निरीक्षण और मापन तथा प्रमाणों पर आधारित चीजों को डिस्कस किया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने बताया था कि प्रदत्तों का जो संकलन होता है, डाटा कलेक्शन जो होता है, कहते प्रदत्तों का संकलन प्रयोग के मतलब प्रयोग के निरीक्षणों से किया था। मतलब जो भी डाटा का कलेक्शन हम करते हैं, ऐसे ही नहीं ले लेते, पहले उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, तब जाके उससे उनको प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट हो जाती है, तभी हम उस डेटा को लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसकी परिभाषाएं बदलती रहती है। अब वैज्ञानिक परिप्रेक्षा, एक परिप्रेक्षा आती है, हिंदी में लिखकर आएगा परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षी में होता है आपका पूछताछ। ठीक, पूछताछ होता है आपका, जिसको बोलते हैं इंक्वायरी।
ठीक इंक्वायरी होती है, मतलब परिप्रेक्षा होती है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक परिपक्षा में, या हम कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी में भी विभिन्न प्रकार की विधियां प्राप्त होती है। अब इन दोनों का संबंध क्या होता है, साइंटिफिक मेथड का और साइंटिफिक इंक्वायरी का रिलेशन क्या होता है। जब कभी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत साइंटिफिक इंक्वायरी आती है, मतलब वैज्ञानिक पूछताछ होती है। जब कभी वैज्ञानिक पूछताछ करेंगे तो एक क्रम से एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे पहले ही क्या होता है, इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक पद्धति में शोधकर्ता जो है परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। क्या करता है, वैज्ञानिक शोध में, वैज्ञानिक विधि में शोधकर्ता परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन मेकिंग करता है, हाइपोथेसिस मेकिंग करता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है, हाइपोथेसिस को बनाने का काम करता है। क्लियर है, यहाँ तक इतने पॉइंट क्लियर है, बताइए। जी सर। ठीक है, यहाँ पे ये अब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाया है तो वहां पर शोध परिकल्पनाओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने में शुद्धता लाई जाती है। मतलब कि एक्यूरेट जो है रिजल्ट हमारा मिले, उससे संबंधित हम लोग चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कौन जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस बेकन ने किया था। ठीक, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फ्रांसिस बेकन ने किया। अगर फ्रांसिस बेकन की बात करें तो प्राचीन समय में आगमन और निगमन विधि की जो है इनको जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने ही सबसे पहले आगमन और निगमन विधि की बात करी। आगे चलकर जो है अरस्तु का भी नाम इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन भी नाम इसमें आता है। तो फ्रांसिस बेकन ने क्या किया था, इसको बताया था कि वैज्ञानिक विधि में जब कभी कोई शोधकर्ता जो है सबसे पहले क्या करता है, मतलब वैज्ञानिक विधि में शोधकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है। फिर उनका जो है संगत, अब परिकल्पनाओं का प्रतिपादन क्यों करता है, क्योंकि आंकड़ों को जब इकट्ठा करना है तो उससे पहले कुछ ना कुछ चीजें, हाइपोथेटिकल चीजों को यहाँ पर देखना पड़ता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर होती है। फिर इसमें कहते हैं कि इन शोध परिकल्पनाओं की सहायता से ही ये जो है जो भी निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकालने में शुद्धता लाई जाती है और त्रुटियों को दूर किया जाता है। मतलब जो एरर्स होते हैं, जो कमियां होती है, उनको दूर करने का काम किया जाता है। इसका अब बात आती है इसका उपयोग पूर्व कथनों के लिए भी किया जाता है। पूर्व कथन मतलब प्रिडिक्शन के लिए हम लोग करते हैं इसका प्रयोग, कि साइंटिफिक मेथड का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो पूर्व कथनों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर है, बताइए। सर एक बार फिर से करके समझाइएगा सर। अच्छा, ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गया कि आगमन निगमन के जो है ये जन्मदाता है, और जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर, वो हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। और सर प्रेडिक्शन वाला बता दीजिए। हाँ, प्रिडिक्शन में से पूर्व कल्पनाएं, मतलब कोई भी साइंस जो होता है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का कंक्लूजन, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी करनी होती है तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ हम डेटा को उसके साथ ले नहीं जाते, डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करते समय ही जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही। जब सही होती तब इसको ले जाकर हम आगे ले जाते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का पहले हाइपोथेटिकल हम प्रोसेस चेकिंग करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी करने के बाद हम जो है आगे चलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे इसका एग्जांपल कह दें, जैसे भूकंप आता है तो भूकंप आने के लिए भूकंप मापन यंत्र होता है, या जो आपका बाढ़ आती, बाढ़ आने के लिए रेंज देखिए लगाए रहते हैं, उससे पता चल जाता है। तो ये क्या है, ये प्रिडिक्शन है, पहले से ही साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये सब चीजें पहले से ही डिसाइड कर दी गई। अगर इस लेवल तक ये पानी गया तो इसका मतलब पूरा शहर डूब जाएगा। तो ये केवल साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई आपकी। अब यहाँ पर बात आती है वैज्ञानिक विधि
को समझने से पहले हम लोग विज्ञान को अगर हम लोग कहें तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विज्ञान है आपके दो प्रकार के, बताइए। विज्ञान कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हम कहते हैं, पहला आपका जो होता है जिसपे स्टडी करते हैं, पहला होता है पाठ्य वस्तु के अंतर्गत, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब चीजें आती है, ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक दूसरा विज्ञान होता है जिसमें एक प्रक्रिया होती है तथा एक आयाम होता है और विधियां होती है, मतलब कि जिसमें प्रोसेस होता है, डायमेंशंस होता है, मेथड्स होते हैं, वो विज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी इसको हम उपयोग करते हैं, मतलब वैज्ञानिक विधि जो है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हम वैज्ञानिक अनुसंधान में हम करते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, इसमें बताइए। सर एक आपने बताया विज्ञान में कि जैसे पाठ्य वस्तु के अंतर्गत करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाँ, और विज्ञान के ये सारे दो जितने भी अर्थों में कोर बताया सब्जेक्ट हैं गया है कि विज्ञान के दो अर्थ लिए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप पूछेंगे साइंस क्या होता है, तो सब बच्चे बताएंगे कि जो हम लोग स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो वो आपका क्या होता है, मैथ्स तो नहीं होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, जियोलॉजी होती है, बॉटनी होती है, बहुत सी चीजें होती है, तो वो साइंस होता है, वो स्टडी से लेवल पे होता है। लेकिन जो दूसरा साइंस होता है जिसमें हम लोग प्रोसेस लगाते हैं, डायमेंशंस लगाते हैं, मेथड्स लगाते हैं, तो उसका एक सीक्वल होता है, वो होता है। विज्ञान की दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ पे अगर विज्ञान के अर्थ की बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिक विधि का अर्थ हम परिभाषाएं भी देखेंगे, वो पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बताइए विज्ञान की दो बातें कैसे हो सकती हैं। हाँ सर। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में रखनी है कि जब कभी स्टडी से रिलेटेड होंगी तो आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, और आपका क्या आएगा, आपका जियोलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी आएगी आपकी उसमें अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जब कभी दूसरे मेथड्स में हम देखेंगे, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस होगा, फिर डायमेंशंस होंगे, फिर मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं, तो वो वैज्ञानिक विधि होती है या वो विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम आधार बनाते हैं। कहा जा सकता है कि इसमें कि वास्तव में सर्वाधिक महत्व जो है कि वैज्ञानिक विधि का है। अब प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक विधि है क्या, ठीक है, वैज्ञानिक विधि है क्या। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके कंक्लूजन को पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर बात ये ध्यान में रखनी होगी कि किस राइटर ने क्या पॉइंट बोला है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये आपका एक नाम आता है लुनबर्ग का, इससे रिलेटेड इनके डेफिनेशन पूछे आते हैं। डेफिनेशन कि उन्होंने कहा कि लुनबर्ग ने वैज्ञानिक विधि की व्याख्या कुछ इस प्रकार करी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञानों यह विश्वास पुष्ट हो गया है, सामाजिक विज्ञानों का यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं, मतलब उनके सम्मुख मतलब उनके सामने जो भी समस्या है, उनका हल यदि होता है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा ही होगा, ठीक है। मतलब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसके, ठीक है, इसमें कह रहा कि इस दृष्टिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने ठोस एवं सफल रूप से मोटे तौर पर वैज्ञानिक विधि का, मतलब कि अगर लुनबर्ग की बात करेंगे तो अगर इनकी डेफिनेशन कभी आएगी तो इनकी डेफिनेशन में क्या क्या रहेगा, इनकी डेफिनेशन में रहेगा व्यवस्थित निरीक्षण रहेगा, ये व्यवस्थित निरीक्षण रहेगा, और सत्यापन होगा आपका, सत्यापन के बाद वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण होने के साथ साथ और विश्लेषण, ठीक है। कि लुनबर्ग की डेफिनेशन में ये चार पॉइंट अगर आपको कहीं पर कभी भी मिलेगा तो आप वही आप इनका नाम जो है टिक करके आएंगे। क्या होगा, सबसे पहले व्यवस्थित निरीक्षण उन्होंने बताया, सत्यापन बताया उन्होंने, वर्गीकरण बताया है और विश्लेषण बताया। लेकिन ये बताया क्या है, उन्होंने सामाजिक विज्ञानों मतलब सामाजिक विज्ञान
को सही साबित करने के लिए इन्होंने कहा कि जब कभी ये चीजें होती हैं तो सामाजिक घटनाओं को निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उन घटनाओं को हल करने के लिए हम व्यवस्थित निरीक्षण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे भाई, निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण भी कैसा करेंगे, निष्पक्ष करेंगे। कैसा, निष्पक्ष। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हम सामाजिक घटनाओं का जब समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या का समाधान जब करने जाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, हम निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण करेंगे, फिर सत्यापन करेंगे मतलब वेरीफाई करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितनी बातें सही है कितनी बातें इसमें गलत है यहाँ पर, फिर उसका क्या करेंगे, जनरलाइजेशन मतलब उसका हम लोग एनालिसिस करके उसको पूरा का पूरा विश्लेषण कर देंगे उसका। ठीक है, यहाँ पर तो मोटे तौर में ये कहा गया है। तो इसमें जो है जो भी बातें गई हैं इसमें ये पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद थाउलेस आते हैं। थाउलेस का पूछा नहीं आता है लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि की डेफिनेशन इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि एग्जाम में अब तो हायर में भी देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो चाहते हैं एग्जामिनर या एनटीए यूजीसी नेट या सभी लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो किताबों को पढ़ना मत भूलें। ये गूगल के द्वारा नहीं, किताबों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको और भी डेफिनेशंस और भी चीजें हम लोग को मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या कहा है, थाउलिस के बारे में जानते हैं, थाउलिस ने क्या बताया है, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। थाउलिस ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रविधियों की एक व्यवस्था है। आप लिख लीजिएगा कि वैज्ञानिक विधि सामान्य नियमों की, लिखिए वैज्ञानिक विधि, जी सर, सामान्य नियमों से, हाँ सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, खोज के, हाँ खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो कि विभिन्न विज्ञानों में विभिन्न विज्ञानों में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है, एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। तो सामान्य प्रकृति, हाँ सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। मतलब इसमें अब क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, सामान्य नियमों की हम खोज करते हैं और उन खोज का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अच्छे से अच्छी प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल, जितनी भी चीजें उन सब चीजों का हम यूज करते हैं वहाँ पे। और जब यूज करते हैं तो उसमें जितने प्रकार की विज्ञान होते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न का है ना, कि अलग अलग चीजों का हम यूज करते हैं लेकिन उनका नेचर जो है जनरल करते हैं कि जो जनरलाइजेशन जनरल वे में सभी में यूज हो जाए ऐसी चीजों का हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने कहा सामान्य प्रकृति, अगर इन थाउलेस को याद रखना है तो थाउलेस को केवल सामान्य प्रकृति के रूप में याद रखें कि थाउलेस ने बोला है हम कोई भी काम करें वैज्ञानिक विधि में, कोई भी काम करें लेकिन हमें सब में क्या है, सामान्य नेचर जनरल नेचर रखना है। क्या हुआ, जनरल नेचर रखना है, तभी इसको आप पकड़ सकते हो ना पूरी की पूरी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत से थिंकर होते हैं सबकी डेफिनेशन याद नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ की पॉइंट के थ्रू हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ सर, बताइए। जी सर, क्लियर इतने पॉइंट। अब हाँ हम सर, बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गए। हाँ अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में निरीक्षण आवश्यक होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो वैज्ञानिक अनुसंधान का हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ
चैपलिन के द्वारा, देखिए चैपलिन का भी नाम आता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा चैपलिन। ये एग्जाम में बहुत चर्चित नाम है, इसलिए हमने इसको लाने का प्रयास किया ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चैपलिन के अनुसार देखिए क्या कहा है, चैपलिन ने क्या कहा, चार्ली चैपलिन के नाम से याद रखिए, इन्होंने कहा है, लिख लीजिएगा कि वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां है, विधि का तात्पर्य, हाँ वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां है ठीक है, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में, जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, साइंटिफिक मेथड रिफर्स टू टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय साइंटिस्ट इन द परस्यूइंग ऑफ द नॉलेज, परस्यू ऑफ द नॉलेज। इंग्लिश में लिखना हो लिख लेंगे, साइंटिफिक मेथड रिफर्स टू टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय साइंटिस्ट इन द परस्यू ऑफ द नॉलेज। अब यहाँ पे देखिए, अब चैपलिन को कैसे याद रखना है, चैपलिन ने बोला है कि जो है ज्ञान की खोज में, मतलब ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्या इसको ज्ञान की ज्ञान की खोज में, बस इतना याद रखना है, ये ज्ञान की खोज में बताए हैं, ज्ञान की, ज्ञान की खोज के बारे में चैपलिन ने बताया कि वैज्ञानिक विधि से अर्थ है, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं, वह टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा, जिसका उपयोग करके हम ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया था, मतलब ज्ञान की खोज जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो किया जाता है, तो उसमें जो है यही आपका कहलाता है क्या, वैज्ञानिक विधि कहलाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए? जी सर, क्लियर है। अब आती है बात कि वैज्ञानिक विधि के एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना आप। भाई इसको भी क्यों बताएं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग नए, अभी हमने इससे पहले जो पूरा कंप्लीट पढ़ा तो दिया है, लेकिन मैंने देखा कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि छूटने नहीं चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक मेथड, मतलब एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि के तत्व लिखेंगे, वैज्ञानिक विधि के तत्व, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के तत्व। अब चलिए वन बाय वन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कहता है कि वैज्ञानिक विधि के प्रारूप को अनेक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, प्रारूप को मतलब उसके फ्रेम को, उसके ढांचे को हम लोग अनेक प्रकार से मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक, लेकिन कहते हैं कि इस विधि की अनेक प्रक्रियाएं तथा अनेक प्रयोग हैं जिनका विवरण जो है नीचे और भी चीजों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, मतलब इसके निम्नलिखित प्रकार बताए गए, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या बताए गए, सबसे पहले आप लिखेंगे निरीक्षण, क्या लिखेंगे, निरीक्षण लिखिए, और हम लोग डिस्कस भी करेंगे एक एक पॉइंट को। निरीक्षण को हम क्या बोलते हैं, क्लियर, इतना लिख लो आप। लिख लिया इतना।
लिख लिया है, बताएं आप। और देखिए आप नेक्स्ट पर्सन कौन जुड़े हैं, ज्योति पटेल जी। आपको मेरी आवाज आ सर रही है? ले लिया। अच्छा, ज्योति पटेल आपने आपको अनम्यूट करके बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही? क्योंकि यहाँ पर आप लोग रहेंगे तो आपको बोलना भी पड़ेगा ना, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि बिना पूछे आगे चल जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बताएं अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। जी सर आ रही है आपकी आवाज। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वन बाय वन। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी क्वेश्चन पेपर जब करा रहे थे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था ना, ये वाला, कि यहाँ पर क्या करते हैं, तो वहां पे चरों पर नियंत्रण रखते हैं, परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं, या जो सूचनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आए थे, मतलब विकल्प दिए थे। पूछा था कि वैज्ञानिक विधि में कौन जो है भूमिका, या कौन वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। तो कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल सिचुएशन थी ना वहां पर, जिसको दीपाली जी ने बताया। हम लोग ने कहा कि नहीं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दीपाली जी ने बताया नहीं सर, आपने जो बताया था कंट्रोल सिचुएशन के बारे में, नियंत्रित परिस्थिति के बारे में बताया था, इसलिए आंसर वहां पर हो गया। जबकि वहां दिया था नियंत्रित चर दिया था, ठीक है, और नियंत्रित परिस्थिति भी दी थी। तो वहां पर कंफ्यूजन ये होगा ना कि नियंत्रित चर होगा कि नियंत्रित परिस्थिति होगी, ये वहां पर कंफ्यूजन था, तो यहाँ पर ये होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी पूरा। अब चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, निरीक्षण की, ऑब्जर्वेशन की, मतलब कि साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन कैसे होगा। तो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, यह जो है क्या होता है, आपका साइंटिफिक इंक्वायरी के अंतर्गत, मतलब साइंटिफिक इंक्वायरी कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पूछताछ के अंतर्गत निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे विधि क्या होती है और प्रविधि क्या होती है, तो आप में से जो जानता हो वो बताए कि विधि और प्रविधि में क्या डिफरेंस होता है। दीपाली जी और सर ज्योति जो जी आप विधि बोलो। होती है वो बड़ी होती है, कौन छोटा कौन बड़ा? और सर जो प्रविधि होती है, हाँ हाँ बोले। सर जो मेथड होते हैं, मेथड के अंदर ही टेक्निक आती है। हाँ जो ठीक, विधि होती है वो बड़ी होती है और जो प्रविधि होती है वो छोटी होती है सर। ठीक है, और मेथड में ही टेक्निक। ओके। ज्योति जी आप बताओ। बोलेंगी ज्योति जी? ओके, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है विधि और प्रविधि में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत से लोग कहते हैं विधि और प्रविधि एक ही होती है, नहीं, कि विधि क्या होती है, विधि जो है बहुत बड़ा पोर्शन होता है, और प्रविधि में छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं ना, टेक्निक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निक। क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है। कहते नहीं क्लासरूम में जाओ तो टेक्निक के द्वारा पढ़ाइए, टेक्निक में होता है प्रविधियों के द्वारा, मतलब अनेक अनेक तरीकों से आप पढ़ाइए, छोटे छोटे। और टेक्निक्स क्या होती है, किसी भी टीचिंग स्किल को डेवलप करने में, उसको एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है टेक्निक। टेक्निक जो है कहीं से बनी बनाई नहीं होती है, टेक्निक हम लोग खुद बना लेते हैं। टेक्निक क्या करते हैं, हम लोग खुद बना लेते हैं, खुद उसको क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक तरीके का टेक्निक है, प्रविधि है, ये मेथड नहीं है, याद रखिएगा, ये मेथड नहीं है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। कौन सी? ऑब्जर्वेशन टेक्निक का प्रयोग हम इंक्वायरी करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं। अब कैसे? कहते हैं कि किसी वस्तु के ऑब्जर्वेशन में या किसी वस्तु के निरीक्षण में ज्ञान इंद्रिय सक्रिय होती है। भाई निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारी इंद्रियां होती, इंद्रियां बताइए कितनी होती हैं? अगर इंद्रियों की बात आई, इंद्रियां कितनी होती है कुल? सर क्या पूछ रहे हैं? सेंसस 5 होते हैं। 5 होती है। इंद्रियां कितनी होती है ज्योति जी आप बताइए? 5 तो नहीं होती है।
11। 11 होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां होती और 5 एक कर्म मन होता है इंद्रियां, जो 1 उभय मन। होता है। अच्छा, सारी से टोटल, हाँ सर, ओवरऑल तो होती हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल की, लेकिन हमको ये याद रखना कि ऑब्जर्वेशन में कौन सी इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम लोग ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ज्ञान इंद्रियों का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हम ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ज्ञान इंद्रियां में जो है आपकी क्या होंगी बताइए। जो हमें ज्ञान जानकारी इंद्रियों में देती सर है। आँख हो गई, नाक, मतलब आँख वाँख इनका यूज आँख, करते, ऑब्जर्व करते देखो हैं सबसे चीजें। पहले आँख, नाक, कान, कान। नाक, जीभ हो गई, आँख, कान, हाँ। नाक, जीभ हो गई और त्वचा हो गई। ठीक है, जो आप अच्छा, जैसे हवा चलती है तो आपको फील होता है, या ठंडी जगह पर रहो तो आपको फील होगा। आप कोई टेस्ट करोगे तो आपको खाने से उसका टेस्ट पता चलेगा, स्मेल से आपको पता चलेगा, कोई अगर आवाज हो तो आवाज आपको पता चलेगी, कोई चीज आपके सामने हो तो वो दिखेगा। तो ये हम लोग को ज्ञान, नॉलेज दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, सेंसेस दे रहे हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मतलब सर की जो डायरेक्ट होती हैं, जो सर प्रत्यक्ष होती हैं, हाँ जिनसे हम चीजों को परसीव सामने कर सकते ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई कि भाई ऑब्जर्वेशन जो होता है एक साइंटिफिक मेथड में, एक साइंटिफिक इंक्वायरी के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला एक टेक्निक है आपका। ठीक है, इसका प्रयोग जो है, इसमें जो है हमेशा जो है सेंसेस, नॉलेजेबल सेंसेस मतलब ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग होता है। यह जो है किसी सिद्धांत के प्रतिपादन, इस लाइन को याद रखिएगा, जो लाइन बोल रहे हैं इस लाइन को लिख लीजिएगा चाहे तो, कि किसी सिद्धांत के प्रतिपादन में निरीक्षण की उन्होंने इतनी डिस्कस करी। क्या क्या बातें डिस्कस करी कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक इंक्वायरी के अंतर्गत जो है क्या होता है, एक टेक्निक होता है। इसका प्रयोग जो है, जब कभी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम सिद्धांतों के निर्माण में करते हैं। जब सिद्धांतों के निर्माण में करते हैं तो इसमें क्या होता है, ज्ञान इंद्रियां हमारी हमेशा जो है सक्रिय रहती, एक्टिव रहती है। मतलब प्रयोग की क्रियाओं एवं प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक होता है। अब इसमें देखो, लिख लीजिएगा लाइन, ये लाइन आ सकती है, डिट्टो ऐसी लिख रहेगी। क्या लिख रहेगी कि प्रयोग की प्रक्रियाओं एवं प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक होता है। ये लाइन आपकी लिखी रहेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। प्रयोग की हैं। सर, प्रक्रियाओं एवं प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक। क्या पूरी डेफिनेशन लिखा दे इसकी, बताइए। सर आपने ये लिखाया था, किसी सिद्धांत के प्रतिपादन में निरीक्षक की अहम भूमिका होती है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय हमेशा सक्रिय होती हैं। प्रयोग की प्रक्रियाओं और, आप सर लिख इसके लो, आगे बोल आप लोग दीजिए। लिख लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख लीजिए कि हाँ। वैज्ञानिक पूछताछ के अंतर्गत, वैज्ञानिक पूछताछ के अंतर्गत निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पूछताछ के अंतर्गत निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के निरीक्षण में, किसी वस्तु के निरीक्षण में ठीक है, किसी वस्तु के निरीक्षण में ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं, ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, किसी सिद्धांत के प्रतिपादन में, किसी सिद्धांत के प्रतिपादन में निरीक्षण की भूमिका अहम होती है या प्रमुख होती है। और जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको लिखिएगा कि प्रयोग की, देखिए प्रयोग की प्रक्रियाओं एवं प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक होता है। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा, इसकी वर्णन की, डिस्क्रिप्शन की।
ठीक है। किसकी बात करेंगे? डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करेंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है हम लोग का। ठीक, डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसकी हम बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर लिख लिया उतना बताइए, और निरीक्षण वाला बताइए सभी लोग। सर लिख लिया। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? अभी ले लीजिएगा, बाद में, अभी बता दो। अब ठीक बात करते हैं ठीक। डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन पहले से ही आप जानते हो, जिसको हम अधिक विस्तार तरीके से बताएं। मतलब कि यहाँ पर आपने देखा निरीक्षण में कि प्रयोग किया, प्रयोग की प्रक्रिया में प्रभाव का निरीक्षण करा यहाँ पर। जब निरीक्षण कर लिया तो प्रयोग, अब लाइन ध्यान दीजिएगा, क्या कि प्रयोग करने से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आप कोई भी प्रयोग करोगे आपको सूचना इंफॉर्मेशन मिलेगी, अरे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे ये जानकारी मिली, ये सूचनाएं मिली उससे। तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है कि प्रयोग करने से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उनकी विश्वसनीयता का आकलन किया जाता है। भाई जब हम कोई भी चीज है, कोई बताया मैंने सुना, लेकिन जब तक हम खुद से उसको एक्सपेरिमेंट कर लेंगे नहीं लेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर? बोले? सर प्रयोग कर होती है। हाँ, लिख लीजिएगा, प्रयोग करने से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उनकी विश्वसनीयता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है आपका। अब प्रिडिक्शन में क्या आएगा आपका? प्रिडिक्शन में आपको पता ही है पूर्व कल्पना होती है। पूर्व मीन्स पहले से कोई भी घटना घटे, कोई भी सूचना, अब ये पूर्व कल्पना का मतलब होता है सूचनाएं वैध होनी चाहिए सूचनाएं जो है सही होनी चाहिए। इसके लिए क्या कहता है? कहता है कि निरीक्षण द्वारा। अब देखिए ये इसका संबंध, पूर्व कथन का संबंध किससे संबंध है? निरीक्षण से। जब जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करो किसी चीज का तब तक आप उस चीज को बता नहीं पाओगे। इसमें कहता है, लाइन को, एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो जरूरत लगे वो लिख लीजिएगा, जो याद ना हो लिखिएगा। निरीक्षण द्वारा अतीत, याद है, निरीक्षण द्वारा अतीत जो है वर्तमान तथा भविष्य। अतीत मीन्स जो बीत गया है, जो अभी है और जो भविष्य में होने वाला है, इन तीनों की सूचनाएं वैध हो इसके लिए प्रिडिक्ट करता है। और प्रिडिक्शन के लिए क्या होती है? कोरिलेशन बहुत जरूरी है। म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, म्यूट कर दिया, गुड। तो इसमें क्या हम बता रहे हैं, हम लोग ये बात, हाँ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्शन में क्या होता है कि जब कभी प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें कोरिलेशन होना चाहिए। भाई जब कभी दोनों चीजें संबंध होंगी तभी तो हम उसके बारे में, उसके पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर के बारे में हम बात बताएंगे। ये लाइन कहीं ना कहीं आपको किससे मिलती है? ऐतिहासिक अनुसंधान से ये मिलती जुलती है। प्रिडिक्शन वाली बात कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्यों इसमें जोड़ते हैं? क्योंकि इतिहास से हमें पता चलता है कि अगर हम लोगों ने युद्ध किया तो युद्ध करने से दोनों तरफ की हानि होती है और जो जीत, और उससे जो है हमारा देश कई वर्ष पीछे चला आता है। जैसे हम लोग का कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध हुआ, जीते हम, लेकिन हम कई वर्ष पीछे चले गए। इसलिए कहा जाता है, या आप देख लो, अगर आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो थाना कोर्ट कचहरी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ लेवल है वो घट जाती है और कहीं ना कहीं 5-10 साल वो पीछे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई को अवॉइड करना चाहिए, झगड़ों को अवॉइड करना चाहिए, मतलब उससे बचना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, जितना बचोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। आपने देखा होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या जो समझदार होते हैं वो जल्दी लड़ाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अभी गुस्से में बोल रहा है, कुछ देर बाद खुद ही शांत होगा तो उसको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, कहते ठीक है जाओ जाओ कोई बात नहीं है। लेकिन जो उग्र होते हैं, जिनको आगा पीछा कुछ नहीं समझ में आता है, उनको भविष्य में किस लिए वो आए हैं, क्या उनको करना है लाइफ में, मान लो लड़ाई झगड़ा कर लिया, पुलिस केस हो गया, तो आपको आजीवन जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। अब मुझसे है, मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो मैं किसी से लड़ाई क्यों करूंगा? कोई अगर 4 बात अभी कहेगा तो मैं सुन भी लूंगा, भाई अभी लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कहानी होती है एक समझदार एक नासमझ की बात कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं। ये
प्रिडिक्शन में पता चलता है कि ये ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पे, कि ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रिडिक्शन होता है कि वह जो भी पूर्व में घटित हुई है वर्तमान में उसका आकलन करेंगे, आकलन करके भविष्य की कल्पना उसमें करते हैं। और इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी, कोरिलेशन सबसे ज्यादा आपका जरूरी यहाँ पे। हाँ बोले, पूछना है किसी कुछ? हो गया, ठीक है। अब आती है बात चौथे नंबर पे, कंट्रोल सिचुएशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को याद रखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रयोग जो है परिस्थितियों में कुछ चरों, मतलब कह रहा है कुछ चरों के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है, मतलब कुछ वेरिएबल्स के लिए क्या होती है, कंडीशन को नियंत्रित किया जाता है। कहता है इसमें अन्य कारक जो है प्रयोग परिस्थिति को प्रभावित ना कर सके, मतलब एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन को जो है वो इफेक्ट ना डाल सके, इसलिए वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल करी जाती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आप कहां पर देखेंगे, इसका प्रयोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि जिसमें एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे मान लो क्लास 5th है, क्लास 5th में बच्चों जैसे 20-30 बच्चे हैं, तो 15-15 में दो भागों में उनको डिवाइड कर दिया, एक को कंट्रोल सिचुएशन में रखा और दूसरे को कोई भी कंडीशन में रखा, उसको फ्री छोड़ दिया। जब कंट्रोल कंडीशन में रखा तो उसको कंट्रोल कंडीशन में रखने वाले को ट्रीटमेंट देते हैं। जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें उसमें जो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो हमने उसको सिखाया, जैसे मान लो हमने जो है दीपाली को और जो है ज्योति, इन दोनों लोगों को मैंने और लोगों से बेहतर, इन लोगों को सिस्टमेटिक वे से मैंने बताया, समझाया, पढ़ाया, और जब ये एग्जाम में गए तो और बच्चों से इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्या, और इन दोनों ने क्या किया, और लोगों से बेहतर परिस्थितियों में परफॉर्मेंस किया। लेकिन जो बच्चे जो है कोचिंग या किसी संस्थान से नहीं जुड़ के स्वयं के द्वारा पढ़ाई की है, उनके लिए समस्याएं ज्यादा थी। तो अब ये बताइए, ये दोनों ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे कि और लोग ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, आप बताओ। सर ये दोनों लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनको आपने व्यवस्थित तरीके से सिखाया है, पढ़ाया है, तो इनमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ये ज्यादा अच्छे से करेंगे, रिजल्ट सबसे आएगा। इंपॉर्टेंट है कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल सिचुएशन। मतलब कहते नहीं कि अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो अपने आप को संयमित करो, आप अपने चीजों को कंट्रोल करो। अगर हमें अपने जीवन में बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो हमें सब कुछ करना है, लेकिन सबके तरीके नहीं जीने। हमें अपनी चीजों को याद रखना है कि हमारी लाइफ में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई IAS PCS अधिकारी बनता है, उसके लिए भी 24 घंटे हैं, और कोई सामान्य होता है उसके लिए भी। बहुत ज्यादा छेद देते यार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब कभी कोई IAS PCS होता है तो उसके लिए भी 24 घंटे होते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए भी 24 घंटे होते हैं। तो क्या ऐसा वो लोग करते हैं कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस होता है? तो उनकी लाइफ में केवल चेंजेस ये होता है कि वो कोई भी काम जो है एक परफेक्ट टाइम के मैनेजमेंट के, मतलब वो मैनेजमेंट करते हैं, तभी उसी आधार पे वो होता है। अगर हम लोग भी अगर मैनेज करें किसी भी चीज को, अगर हमने हमारे पास मान लो 12 घंटे हैं 8 घंटे आप मान लो सोते हैं, 8 घंटे सोने के साथ साथ आपने अपने पढ़ाई का समय बदल दिया, पेपर पढ़ने का समय आपने रख दिया, और तमाम तरीके के अगर आपने समय अगर टाइम मैनेज कर लिया ना, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आप हो चाहे हम हो, कोई हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते क्या होता है? हेल्थ। हेल्थ अगर आपने अच्छी रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। जब हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, तो आप क्या करोगे, बेहतर से बेहतर काम, आप कोई भी काम को कर ले जाओगे। तो ये होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? जी सर। एक पॉइंट है, याद रखिएगा, जो नियंत्रित परिस्थिति होती है ये इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड होती है। क्या? आंतरिक वैधता में सहायक होती है। इस लाइन को लिख लीजिए कि नियंत्रित परिस्थिति में नियंत्रित परिस्थिति जो है आंतरिक वैधता में सहायक होती है, लिख लीजिएगा। नियंत्रित परिस्थिति
आंतरिक वैधता में सहायक होती है। लिख लिया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि कारणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज। अब कॉज क्या होता है? ठीक, कॉज की बात करेंगे तो इसमें वैज्ञानिक विधि तथा प्रयोगों द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रभाव तथा कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कारणों की पहचान में कारण प्रभाव पर अध्ययन करते हैं। कारण और प्रभाव, ठीक है, कारण और प्रभाव, कोई भी सफल जो होता है उसका कारण जान लीजिए, उसका प्रभाव जान लीजिए। कि जो आप मान लो घर का सिचुएशन ऐसा होता है, जो अच्छे परिवार, कहा जाता है कि आईएएस, एक घर में कोई अगर अधिकारी है तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं अधिकारी के रूप में प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर का वातावरण ऐसा रहता है कि वो उस सिचुएशन को बचपन से ही ढालना शुरू कर देते हैं कि उनको पढ़ाई का ज्यादा बर्डन ना हो। उनको पता है कि मतलब जो है प्रतियोगिताओं में एनसीईआरटी की बुक ही आनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आने हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चे को कक्षा 6 से ही एनसीईआरटी की बुकों से संबंधित चीजों को पढ़ाना शुरू करें। हम क्यों ना उनको जब कभी स्टेट घुमाएं, राज्य घुमाएं, तो उससे संबंधित सबसे पहले ही उनको जानकारियां दे दे। तो छोटी छोटी चीज, क्योंकि ज्ञान का भंडार जो होता है एक दिन में नहीं होता, उसको धीरे 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 कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हम करते हैं तब वो चीजें आपके अंदर डेवलप होती है, जो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम कारणों की पहचान की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें कौन सी विधि, ये लाइन लिख लीजिएगा, कहेंगे इस विधि में जो है एक चर का नियम, सिंगल लॉ ऑफ वेरिएबल, लिख लीजिएगा, कारण प्रभाव में लिखिएगा, लिख लीजिए, इसमें सॉरी इसमें लिखना था ना, लिखिए यहां पे लिखिएगा लास्ट में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना आपसे। ठीक है, तो लिखेंगे सिंगल लॉ ऑफ वेरिएबल, सिंगल लॉ ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लिखेंगे हिंदी में, लिखेंगे एक चर का नियम पर आधारित होता है। ठीक, कारणों की पहचान जो होती है एक चर नियम, एक चर का नियम पर आधारित होती है। ठीक है, ये होता है इसमें। यहां पर इतने पॉइंट क्लियर है, बताइए। जी सर। अब जब आपने ये कहा कि सिंगल लॉ, इसको साफ करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको साफ करके बताएं कारणों की पहचान कैसे करते हैं। कि आपको मैंने क्या बताया था, सिंगल लॉ ऑफ टेबल, सिंगल लॉ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल संबंध। ठीक है, ये आप है कॉज है ना, कॉज वाले से संबंधित है, उसी का है ये ए, ये आपका ए बी और सी, इसको लिख सकते हैं। अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि इसको क्या होता है, समय के क्रम से संबंध जो होता है, इसमें क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि में प्रयोग को एक निश्चित अवधि तथा निश्चित अवधि में इसको संपादित किया जाता है, मतलब निश्चित अवधि में इसको कंप्लीट किया जाता है। इस अवधि में क्या होता है, निरीक्षणों से परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। ठीक है, निरीक्षणों से परिकल्पना की पुष्टि करी जाती है। तो ये क्या है आपका टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप में क्या होता है कि निरीक्षणों से मतलब ऑब्जर्वेशन से परिकल्पना को हम लोग यस या नो, सही या गलत बताते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, लिखिएगा निरीक्षण से परिकल्पना को सही या गलत बताते हैं। ठीक है, ये होगा टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप में। ये कल की डेट में हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, दूसरा आपका कोवेरियंस ऑफ इवेंट, घटनाओं की सहचरिता। ये क्या होता है, इसमें कहता है कि इसमें कारण के लिए जो भी है, इसमें कहता है कि परिकल्पनाएं जो प्रतिपादित की जाती है उनका विश्लेषण सहचरिता विश्लेषण प्रविधि से किया जाता है।
ठीक है, किससे? सहचरिता विश्लेषण से जो है किया था। जो भी क्या बनाया जाता है? एनालिसिस। याद रखिए, जब कभी एनालिसिस करेंगे तो कोवेरिएंस का हम प्रयोग करेंगे। कब होगा? इसमें कहते हैं कि प्रयोग की परिस्थिति में चरों में जो सहसंबंध होता है उसमें कुछ चर आंतरिक होते हैं। मतलब कोवेरिएंस अगर आपसे पूछे कि वेरिएंस तो पता है, लेकिन कोवेरिएंस क्या होता है, तो कोवेरिएंस में आप बताएंगे कि जब प्रयोग की, जब एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसमें चरों में संबंध, सहसंबंध होता है, तो उन सहसंबंध में कुछ जो है आंतरिक चर होते हैं, कुछ चर क्या होते हैं? आंतरिक होते हैं, इंटरनल वेरिएबल होते हैं, तो उन्हें पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है? उन्हें पहचानना भी, जो भाई जो छिपा हुआ होगा उसको पहचानना आसान तो होगा नहीं। तो कुछ चर जो पहचान नहीं पाते हैं उन्हें जो है, इन चरों क्या कहते हैं? जो पहचान नहीं पाते, जिनको हम इंटरनल वेरिएबल को लिख लीजिएगा, आंतरिक, हाँ लिखिए, आंतरिक चर को या छिपे हुए चर को या आंतरिक चर को हस्तक्षेपी चर कहते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध का कारण क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पांस। जैसे हमने किसी को देखा, किसी ने हमको देखा, हम दोनों के बीच में स्टिमुलस रिस्पांस की तो आवश्यकता हुई, लेकिन उसमें क्यों हुआ ये? क्योंकि हम लोग में ऑर्गेनिज्म है। क्या है? जीव की आवश्यकता है, नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जीव की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर जो है हम लोग में स्टिमुलस रिस्पांस हो रहा है, तो इसी को जो है हस्तक्षेपी चर कहा गया। किसको कहा गया है? स्टिमुलस रिस्पांस को नहीं, उन दोनों में जिसकी वजह से हो रहा है। हम जैसे मान लो हमारा, और हमने किसी और व्यक्ति को देखा, तो उसको देखकर मुझे क्रोध आ रहा है, तो उसको देखकर मुझे प्रेम आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की वजह से ही आ रहा है। तो जिसकी वजह से जो आता है उसी को इंटरवेनिंग वेरिएबल या हस्तक्षेपी चर कहा जाता है। और इन सब की जानकारी के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको कोवेरिएंस कहते हैं। या आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, जब कभी हस्तक्षेपी चर को जानना होता है तो कोवेरिएंस का हम प्रयोग करते हैं। लिख लिया? लिख लो अपने शब्दों में आप लोग। जी सर। समझ में आई बात? इसको अपने शब्दों में आप लोग लिख लिया करिए जो बताते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्वाभाविक विकल्प का निवारण। तो कहते हैं कि यह प्रक्रिया जो होती है बहुत धीमी गति से लेकिन क्रमबद्ध तरीके से होती है। इसमें क्या रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। जो स्वाभाविक विकल्प का निवारण होता है, स्वाभाविक जो स्वतः से आती है, तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं, लगातार कई बार करते हैं, तब वो होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें शोधकर्ता प्रभाव का अध्ययन करता है। इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के सिद्धांतों को, परिकल्पनाओं को, नियमों को क्या सही ठहराता, मतलब उनका एक बार नहीं कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक परिस्थिति में कोई एक चीज काम कर रही है, हमने उसको दूसरा देखा वहां पर भी काम कर रहा है, हमने तीसरी जगह देखा वहां पर भी काम कर रहा है, तो हम समझ गए कि ये मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, इसी को जो है वैकल्पिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी कहा जाता है, इसी को, है ना? क्लियर पॉइंट यहां तक? जी सर। इतना हो गया सर अभी तो सब क्लियर लग रहा है, लेकिन सर जब कल पूछेंगे तब पता चलेगा कितना क्लियर हुआ है। जब डिस्कस करेंगे क्लास में, रिवीजन करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा क्या होगी। अब कल की डेट में हम लोग क्या डिस्कस करने हैं? वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। विशेषताएं भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका डाल दूंगा कि वैज्ञानिक विधि के जो है विशेषताएं, टोटल 11 विशेषताएं हैं। उन 11 विशेषताओं को हम ग्रुप में भी डालेंगे, केवल उनके नाम डालेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कल की डेट में हम लोग ना, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, पावर ऑफ प्रिडिक्शन होता है आपका, फिर शुद्धता और पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन, प्रिसीजन होता है आपका, सिस्टमैटिक स्टडी। तो तमाम तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको कल की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे, दूसरा करेंगे अनुसंधान, वो आपका हो गया ये शुद्धता,
और कल करेंगे वैज्ञानिक विधि के सोपान। जो वैज्ञानिक विधि के सोपान होते हैं ना, एग्जाम केवल आपको हमने एक ही चीज बताई है, लेकिन एग्जाम में आपको दो और तरीकों से पूछा जाता है ना, तो उसमें भी कल हम बताएंगे आपको, जो है लुनबर्ग के अनुसार बताएंगे हम लोग, और युंग के अनुसार हम डिस्कस करेंगे, और फिर उन दोनों का मिलाकर जो सामान्य रूप में सब लोग मानते हैं उसको भी बताएंगे। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों से संबंधित जो है इनके स्टेप पूछे जाते हैं। उसमें ये थोड़ी रहता है कि युंग के अनुसार जो वैज्ञानिक विधि के क्या सोपान है, वो तो केवल स्टेप दे देगा, आपको क्या है करना है, अरेंज करना है। तो जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप उसको आगे नहीं कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट? तो कल की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सो आई होप आपको सभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बताएं। हाँ सर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट छोटी छोटी बातें थी, इसको नोट डाउन करिएगा और का इसको रिवीजन जरूर करिएगा जितनी भी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि कल हम केवल साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड पूछेंगे, इससे पहले जो और 4 क्लासें हुई हैं उससे भी संबंधित उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें? हाँ, इसका लेना चाहो ले लो आप, ग्रुप पे डाल देंगे। और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना। जी जी सर। चलिए ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे इसी समय सुबह 8 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, हैव ए नाइस डे, गुड ओके डे, सर। थैंक यू।